तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर वन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर वन में दो चार्जेस दे रखे हैं। एक चार्ज दे रखा है 5 × 10⁸ कूलाम का, और दूसरा चार्ज दे रखा है -3 × 10⁸ कूलाम का, और दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो देखिए एक चार्ज है यहाँ पर 5 × 10⁸ कूलाम, इसको हमने नाम दिया चार्ज Q1। और एक चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक है, ये अब हमने ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर। अब कह रहा है इन लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। ठीक है, ऐसा पॉइंट आपको मानना है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। हमेशा याद रखो वो पॉइंट जो है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी, वो पॉइंट हमेशा नियर जो है हम स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक लेते हैं। किसके चार्ज के नजदीक लेते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है, 5 या -3। हमेशा याद रखना क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसमें जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, इसका मतलब भी यही है कि जो 5 है और ये -3 है, 5 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा -3 से। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे, वहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेते थे क्योंकि डायरेक्शन हम शो कर देते थे। चूंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो आएगी नहीं। तो यहाँ पर जो 5 और -3 होगा ना, याद रखना ये पूरा का पूरा, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर ये कंसिडर करके चलते हैं, पूरा का पूरा देख करके चलते हैं कि यहाँ पर जो 5 है, ये वैल्यू 5 जो है ये हमेशा ज़्यादा है किससे, -3 से। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 -8 लिख दूँ, तो भी याद रखना ये 5 ज़्यादा है -8 से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में जब हम देखते थे 5 और -8, तब हम ये देखते थे, ये माइनस हटा देते थे। क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड कंसीडर कर देते थे, तब उस समय कहते थे कि 8 ज़्यादा है और 5 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब पोटेंशियल देखोगे तो पोटेंशियल में जो माइनस जो होता है ना, उसको भी आपको कंसीडर करना होता है। क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। तो माइनस जब कंसीडर करोगे तो जाहिर सी बात है माइनस में कोई भी वैल्यू होगी और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उससे ऑब्वियसली कम ही होगी। यहाँ पर जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज लेस देन होगी पॉजिटिव वैल्यू से। तो इसलिए -3 स्मॉलेस्ट चार्ज होगा। अब स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक आप पॉइंट पी को यहाँ पे भी ले सकते हो, और स्मॉलेस्ट चार्ज के नजदीक यहाँ पे भी ले सकते हो। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं। हम अंदर भी ले सकते हैं इस पॉइंट Q को, हम Q2 के बाहर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला केस लेके चलते हैं, अंदर लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से ये मानेंगे कि ये जो दूरी है ये x है। कितनी दूरी है, x। जब ये दूरी x है और 16 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 0.16 मीटर बेटा, याद रखना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये बताओ। ये हो जाएगी 0.16 माइनस एक्स। कितनी हो जाएगी, 0.16 माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है। चलिए इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, इस चार्ज नेट पोटेंशियल कितना होगा। देखिए नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पर किसका, किस किस की वजह से होगा। एक तो सर Q1 की वजह से होगा और एक Q2 की वजह से होगा, यही तो होगा बेटा। बिल्कुल सर, पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दे रखी है। ठीक है, Q1 कितना होगा सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁸ अपॉन R1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, x। तो x लेंगे, फिर माइनस लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻⁸। पूरा साइन लेंगे, ध्यान रखना। अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है सर 0.16 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, उसको इधर लेके जाएंगे तो जो है प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन के 0.16 माइनस के एक्स इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁸ अपॉन के एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों क्या बचा, ये 3x इक्वल टू बचा ये 5 × 0.16 माइनस के एक्स। तो बच्चों देखो 3x इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 8। 16 5 जो होता है 80। ठीक है, 16 5 जो क्या होता है 80। ठीक है, और 0.80 हो गया माइनस के 5x। क्लियर। तो ये हो गया बेटा 8x इक्वल टू हो गया 0.80। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.80/8। तो ये आ गई 0.10 मीटर। ये लेकिन मीटर में है, आप अगर इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ठीक है, ये हमेशा कौन से चार्ज से लिए है आपने, Q1 चार्ज से डिस्टेंस मानी है QX। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। चलिए अब मैंने कहा एक और केस ले लेते हैं जिस समय पॉइंट P को हम इसके आउटसाइड लेंगे, तब क्या होगा ऐसी सिचुएशन। तो देखिए ध्यान से, इसी चीज को आप कॉपी कर लीजिए। देखिए इसी चीज को आप कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। तो ये कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं। देखिए ध्यान रखिए, अब जो पॉइंट P है, अब हम पॉइंट P को बेटा, अब हम पॉइंट P को हम लेंगे बाहर की साइड। किधर लेंगे पॉइंट P को, बाहर की साइड लेंगे। लेंगे स्मॉलेस्ट चार्ज के नज़दीक, ध्यान रखना क्योंकि ये नल पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट P को जब मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लूंगा बेटा, x ही तो लूंगा। कितनी दूरी लूंगा, x। ठीक है, अब ये जो x है, x यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली Q1 चार्ज से x को कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखो। कहाँ से कंसीडर करते हैं बेटा, Q1 चार्ज से कंसीडर करते हैं। तो ये पूरी x हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी सर। तो बच्चों ये जो दूरी होगी ये हो जाएगी x माइनस 0.16। कितनी हो जाएगी, x-0.16। चलिए फिर से पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है आपको। इस पॉइंट पर पोटेंशियल Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, तो नेट पोटेंशियल कितना हुआ एट P पर, Q1 की वजह से प्लस Q2 की वजह से होगा। क्लियर, तो P पर नेट पोटेंशियल 0 हो गया। Q1 की वजह से क्या होगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻8 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। तो बेटा ये x ले लेंगे। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे Q2 की वैल्यू है -3 × 10⁻8, -3 × 10⁻8 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये है x माइनस 0.16। क्लियर है, अब इसको इधर ले आइए, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो 0 इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻8 अपॉन x। ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 × 10⁻8 अपॉन बेटा x माइनस के 0.16। क्लियर है, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻8 अपॉन x माइनस के 0.16 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻8 अपॉन ये x। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों कितना आ गया, ये 3x इक्वल टू कितना आ गया, ये बताइए 5 × x माइनस के 0.16। तो ये आ गया, देखिए 3x इक्वल टू हो गया ये 5x माइनस 0.80। तो बेटा ये हो गया, अब ये 0.80 इधर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 2x। ठीक है, तो 0.80 अपॉन 2 इक्वल टू बेटा हो जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0.40, ये आ जाएगी मीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। तो आंसर दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, पहले वाले से भी मेथड से भी निकाल सकते हो। 10 सेंटीमीटर भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भी आपका आंसर सही होगा और 40 सेंटीमीटर भी आपका आंसर सही होगा। तो दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक हेक्सागन है बेटा, ये एक हेक्सागन है, इस तरीके से हेक्सागन है। ये देखिए आप, ये हेक्सागन है, ये देखिए ये हेक्सागन है हमारा। अब जो हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हर एक की साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हर एक की साइड दे रखी है हेक्सागन में। पूछ रहा है कि बताइए इस पर हर एक पे चार्ज कितना रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। चलो क्यू 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 लिख दे रहा हूँ, हर एक पर चार्ज कितना है, हर एक वर्टिसेस पे चार्ज क्यू दे रखा है। ठीक है, और पूछा है पोटेंशियल एट द सेंटर पे कितना हुआ। बेटा देखिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंडिविजुअली चार्ज की वजह से सेंटर पे लगने वाला पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल निकालेंगे सेंटर पे। ठीक है, देखिए यहाँ इंडिविजुअली निकालेंगे। ये देखिए और ये देखिए, देखिए इस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर है ये, सेंटर सी मान लीजिए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, देखिए इस पे
ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 10 है, तो देखो ये भी तो 10 होगी बेटा, तो ये पैरेलल है। ये 10 है तो देखो ये भी 10 होगी, होगी या नहीं? ऐसे ही देखो ये 10 है तो देखो ये भी 10 होगी, ये भी पैरेलल है। तो बच्चा देखो ये 10 है तो देखो ये भी 10 होगी, होगी नहीं? बिल्कुल होगी। तो हर एक साइड क्या होंगी, पैरेलल है, तो एक दूसरे के पैरेलल है, तो 10 10 10 10 10 10 सेंटीमीटर लेंगे। क्लियर? तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना हुआ, सेंटर पर पोटेंशियल इंडिविजुअली चार्ज की वजह से निकालो, पहले एक की वजह से निकालो आप, एक की वजह से, तो ये भी 10 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक की वजह से निकाल लो। और कितने हैं वर्टिसेस हमारे पास, 6 वर्टिसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक की वजह से निकालो, एक की वजह से कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² लिख दूंगा बेटा, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा ये आपको, ये क्वेश्चंस जितने भी हैं देखो, कोई अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उससे 8 दूरी पर अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर होती है। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होती है, ठीक है। सेंटर पे पोटेंशियल जो आएगा वो आ जाएगा, ये देखो 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चा, चार्ज की वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 5 माइक्रो कूलम, कितनी है चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 5 माइक्रो कूलम, तो 5 माइक्रो है तो 10⁻6 हो जाएगा बच्चों। और ये 10⁻2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तब, ठीक है। अब देखो 5 6 कितने हो गए, 30, 30 इंटू 9 कितना हो गया, 270 इंटू, ये हो गया 9 में से 6 गया 3, और वो ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर? तो 27 इंटू 10⁻5 आ गया, कितना आ गया, 27 इंटू 10⁻5 वोल्ट आ गया। ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 27 इंटू 10⁻5 वोल्ट होगी। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो चार्जेस हैं प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। चलिए दो चार्जेस देख लीजिए, एक चार्ज ए पे रखा है, एक चार्ज बी पे रखा है। ए पे रखने वाला चार्ज कितना है, 2 माइक्रो कूलम, बी पे रखने वाला चार्ज कितना है, -2 माइक्रो कूलम, और दोनों ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बेटा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। क्लियर है? कितनी दूरी पर है दोनों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है आइडेंटिफाई करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले बताइए किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज ये है, नेगेटिव चार्ज ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी बेटा, किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। और हमेशा याद रखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम कहीं ना कहीं बीच में ले लेंगे। ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्यों होता है, क्योंकि वर्क डन जो होता है किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ, अगर हम देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूँ, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होगा, तो वर्क डन किसी चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में 0 होगा। तुम्हारे को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था, V2 - V1 इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर बताया था। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इक्वल टू हो जाता था माइनस के वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। अरे किसी चार्ज को कहाँ से कहाँ ले आ रहे हो, 1 से 2 पे ले आ रहे थे, ठीक है, यही तो फॉर्मूला था 1 से 2 तक ले आने में, ठीक है। तो v - v कितना हो गया, 0, तो 0 इक्वल टू हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो दोनों वेक्टर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। डी आर कहाँ लेते हो, डी आर लेते हो यहाँ पर वेक्टर डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुई नहीं हुई। जब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा कैसा होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। याद रखना है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जो हमेशा इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, नॉर्मल होता है, ध्यान रखना। ठीक, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी एट एवरी पॉइंट पर। तो बच्चों देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होगी एट एवरी पॉइंट पर हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस होगी। किधर होगी डायरेक्शन जो होगी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इज ऑलवेज क्या होगी, नॉर्मल होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज ऑलवेज नॉर्मल होगी टू द
इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हो या नॉर्मल टू द प्लेन कह सकते हो, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, या कह सकते हो प्लेन कह सकते हो, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, प्लेन, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये भी लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब वो इसमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ये मैंने देखो आपको इस स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर मतलब इस तरीके से स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पर, मतलब क्या है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी आप चार्ज लोगे सरफेस पर रिसाइड करेगा, क्योंकि अंदर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये मैंने इसके लिए ग्राफ भी बनाया था, आपको याद हो तो, क्यों, क्योंकि सर अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है इनसाइड, वो तो होती है 0, सरफेस पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कितना होता है सर, 1/4πε0 Q/r² होता है। और बेटा आउटसाइड सरफेस की वैल्यू मैंने बताई थी 1/4πε0 Q/r² बताई थी। तो इसके लिए अगर मैंने जो ग्राफ बताया था, तो ग्राफ ऐसे ही तो बताया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाया था ना बेटा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होता ही नहीं है, अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। सरफेस पे आते ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। और फिर जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और आर स्क्वायर, यही बताया था। इसी इसी के भ्याप पर ये क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि बताइए जस्ट इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस 0 होगा। क्यों, क्यों होगा सर, क्योंकि देखो होगा कैसे, अगर आप देखें कि अगर कोई पॉइंट, ये रेडियस थी आर, ठीक है, अगर कोई यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं पी, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो चार्ज तो तुम्हें पता है बाहर थे, जो भी चार्ज थे वो तो बाहर थे। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पर क्या बना देते थे हम, गॉसियन सरफेस, क्या बना देते थे, गॉसियन सरफेस, ये बना देते थे बेटा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस कितना होता था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ अंदर कोई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो 0 हो गया। तो भैया देखो एरिया तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ से देखो ना, एरिया 0 के बराबर नहीं हो सकता, एरिया तो होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे जो एरिया एलिमेंट काटोगे उसका एरिया वेक्टर दिखाओगे, एरिया वेक्टर जो होगा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया हमेशा 0 नहीं हो सकता, एरिया 0 नहीं होगा, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो उसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के इक्वेट हो सकता है, एरिया 0 के इक्वेट नहीं हो सकता, क्योंकि एरिया तो कुछ ना कुछ है ना इस गॉसियन सरफेस का। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, हमेशा 0 होगा, याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब सरफेस पे ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों देखो ध्यान से, कैलकुलेशन तुम खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जस्ट आउटसाइड मतलब इधर ही पूछ रहा है, जस्ट सरफेस पे पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड मतलब जस्ट सरफेस पे ही पूछ रहा है। अगर जस्ट आउटसाइड के लिए पूछा होता हो, कुछ दूरी दे रखी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो अगर नहीं दे रखी है तो सरफेस पे ही पूछा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इसने। बच्चों कितना होगा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको पता है 1/4πε0 इंटू Q/r² होगा। चलो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻7 है, अपॉन r²। आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में बेटा, 12 सेंटीमीटर है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 10⁻2 इंटू 12 इंटू 10⁻2 होगा, सही है बच्चा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो 9 इंटू 1.6 एक जगह लिख लो, 12 इंटू 12 एक जगह लिख लो, इंटू 9 में से 7 गया 2, और देखो -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा। तो देखो बच्चों कितना आ गया, ये 9 इंटू 16 अपॉन 12, 12 जब 144 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻6। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये, इसे काट दो, 2 8 16, 2 7 2 2 ये काट दो आप, 8 8 से काट दो, 8 9 72, 9 से 9 काट गया। बच्चों ये कितना आ गया, 10⁻5 आ गया, कितना आ गया, 10⁻5 न्यूटन पर कूलम वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की।
सरफेस के। अगर हम आउटसाइड पूछते हैं तो आउटसाइड कितना होगा फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आउटसाइड कितना पूछा है 18 सेंटीमीटर पूछा है सेंटर से। तो बच्चों देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों फिर से वही है 1.6 इंटू 10⁻7 पॉन के आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है 18 सेंटीमीटर है बेटा। तो 18 इंटू 18 इंटू 10⁻4 हो जाएगा। सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदल देंगे तो क्या करेंगे 10⁻2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे 10⁻2 10⁻2 तो 10⁻4 आ जाएगा बेटा। ध्यान रखना इसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ जो है जीरो बढ़ा दिया करो बेटा। 9 इंटू 16 अपॉन 18 इंटू 18 कह सकता हूँ इंटू कितना हो गया ये 9 में से 7 गया 2 2 + 4 6 6 में से 1 गया 5 आ गया। सही है। अब ये काट दो 2 से, ये काट दो 2 8 16, ये काट दो 2 9 18, ये काट दो 2 चौक 8। तो कितना आ गया ये 4/9 एक जीरो यहाँ ले लो तो ये हो गया इंटू 10⁻4 आ गया। अब बेटा 9 से जब कैंसिल आउट करोगे इसे तो कितना होगा 9 चौक 36, ठीक है 4 बचे, फिर 9 चौक 36, फिर 4 बचे 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। ठीक है बेटा ध्यान रखना। ठीक है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ठीक है और बिटवीन द प्लेट इसका कैपेसिटेंस दे रखा है 8 पिकोफैराड। ठीक देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। सबसे पहले जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाओगे अगर क्वेश्चन में एयर बोला है तो देखो यहाँ बीच में एयर है दो प्लेट्स के बीच में और इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8 पिकोफैराड और कैपेसिटेंस एयर में लेते हैं C0 याद रखना। ठीक है अब कह रहा है और इनके बीच की दूरी को ले लिया हमने D, कुछ नहीं दे रखा है तो इसका एरिया मान लिया A। तो कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा इसका A ε0/d हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कह रहा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रिड्यूस टू हाफ। अब कह रहा है कि कैपेसिटेंस तब बताइए जब इनकी प्लेट की बीच की दूरी को आधा कर दिया गया। तो प्लेट की बीच की दूरी को बेटा इन्होंने क्या कर दिया आधा कर दिया, हाफ कर दिया। ठीक है एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाल दिया। इसकी वैल्यू कितनी है सर 6 है। ठीक है तो नया कैपेसिटेंस कितना आएगा ये पूछ रहा है ये। ठीक है तो बच्चों देखो नया कैपेसिटेंस कितना हुआ, प्लेट का एरिया तो चेंज नहीं हुआ ना, एरिया तो यही रहा। कैपेसिटेंस कितना हुआ के एरिया ε0/, कितना हो गया इनकी दूरी बीच की d/2। सही है बच्चे। C डैश बराबर हो गया के इंटू, देखिए इस 2 को ऊपर ले आएंगे हम तो ये हो जाएगा के इंटू 2 इंटू ए ε0/d हो जाएगा। क्लियर है। के की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है बेटा 6 है। कितनी है 6 तो 6 इंटू 2 इंटू ए ε0/d की वैल्यू कितनी है बच्चों ए ε0/d की वैल्यू है देखो 8 पिकोफैराड। कितनी है 8 पिकोफैराड। पिको होता है 10⁻12 का ध्यान रखना। इस पूरे की वैल्यू है बच्चों देखो इस पूरे की वैल्यू है 8 पिकोफैराड। क्यों है सर, अरे एयर में कैपेसिटेंस दे रखा ना और एयर में कैपेसिटेंस की वैल्यू यही तो होती है ए ε0/d। तो इसकी जगह हमने 8 पिकोफैराड रख दिया है बस इतना किया है। अब तो तुम्हारा इजी हो गया ना क्वेश्चन। देखो कितना हो गया ये 8 2 6 ये हो गया 6 2 12 इंटू 8 इंटू 10⁻12 कितना हो गया ये हो गया 96 इंटू 10⁻12। ठीक है ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया वो भी किस में आ गया फेराड में आ गया। आप अगर ऐसे चाहो तो 96 पिको फेराड भी लिख सकते हो। ठीक है नया कैपेसिटेंस कितना आएगा 96 पिको फेराड आएगा। ठीक है बच्चा कितना कैपेसिटेंस आ रहा है मेरा 96 पिको फेराड आ रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 3 कैपेसिटर है हर एक का कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड है सीरीज में कनेक्टेड है तो टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो बहुत आसान है। देखिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पहले। अगर दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में जुड़े हैं फॉर एग्जाम्पल समझिए पहले कंसेप्ट समझिए। तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है बेटा याद रखो C1 C2 अपॉन C1 + C2। सर ये कैसे आ गया है फॉर्मूला, अरे याद रखो बेसिक फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/C1 + 1/C2। ये फॉर्मूला होता है। जनरली हमें को ये फॉर्मूला याद रखना होता है अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों, 3 कैपेसिटर लगे हों तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं जो 9 माइक्रो पिको फेराड के हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो बच्चों देखो हर एक का कैपेसिटेंस
हर एक का कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फेराड, ये भी कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फेराड, इसका कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फेराड। ठीक है, ठीक। तो टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा है पहले, तो क्या पूछा बेटा टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना निकालोगे 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही तो लिखोगे। C1 भी C है, C2 भी C है और C3 भी C है, तो बच्चों कितना आ गया ये 3/C। तो हम लिख सकते हैं इसे C इक्वल टू C/3। तो बच्चों C की वैल्यू कितनी है 9 पिको, पिको का मतलब हो गया 10⁻12/3, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁻12 फेराड, ये आ गया हमारे पास। इसे हम लिख सकते हैं 3 पिको फेराड। कितना आ गया ये 3 पिको फेराड आ गया सी इक्विवेलेंट। अब कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस। देखो जो आपने ये कैपेसिटर बनाया था, देखिए यहाँ से अगर हम इसे कॉपी कर लें, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। देखो ये जो है तीनों सीरीज में जुड़े थे, अब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चा, किससे कनेक्ट कर दिया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब मैंने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, 20 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किया, तो बैटरी कितने वोल्ट की है 120 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है बेटा 120 वोल्ट की, ठीक है। तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा V1, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V2 होगा और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V3 होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा, चार्ज निकालना भाई, चार्ज निकालना। तो सी इक्विवेलेंट तो तुम्हें पता चल ही गया, कितना था सी इक्विवेलेंट सर 3 पिको फेराड, कितना था 3 पिको फेराड था। चलिए तो क्यू बराबर निकाल सकते हैं हम इस पर, चार्ज क्यू बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज V, निकल जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना है सर 3 इंटू वोल्टेज कितना है सर 120, तो कितना आ गया ये 360 पिको कुलाम आ गया, चार्ज आ गया। आप V1 निकाल सकते हो, देखो चार्ज की वैल्यू तो हर एक के लिए सेम होगी, इसके लिए इसके लिए इसके लिए हर एक के लिए चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होती है, हमेशा सेम होती है, सीरीज में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, याद रखना, ठीक है। तो देखो सीरीज में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, होगी नहीं। तो वोल्टेज निकालना है V1 बराबर क्या होगा QC1, तो Q की वैल्यू कितनी है 360, ठीक है। C1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, C1 की वैल्यू थी 9, कितनी थी C1 की वैल्यू 9 थी, कितनी थी बेटा 9 थी, क्लियर है, ये 9 हो गई, क्लियर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, V इक्वल टू होता है, एक मिनट जस्ट, V1 इक्वल टू होता है Q/C1, सॉरी। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी थी, सॉरी Q की वैल्यू थी 360, तो बच्चों C1 की वैल्यू कितनी थी, C1 की वैल्यू थी 9, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40, तो ये वोल्ट आ गया 40 वोल्ट, ठीक है बेटा। अब हर एक के अक्रॉस चार्ज भी सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है, तो हर एक की वैल्यू 40 ही वोल्ट आने वाली है। Q/C2 करोगे, फिर वही करोगे 360/9, तो ये करोगे 40 वोल्ट आ जाएगी। तो बेटा ऐसे ही वोल्टेज V3 निकालेंगे, तो वो भी कितना हुआ Q/C3, तो ये हो जाएगा 360/9, तो कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। तो हर एक की वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, नहीं हो गई, तीनों पे वोल्टेज सेम हो गया है ना, हो गया नहीं हो गया। जब चार्ज सेम है कैपेसिटेंस सेम है तो वोल्टेज की वैल्यू भी तो सेम होगी। अगर इनके 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 तीनों के वोल्टेज को जोड़ दो तो देखो 120 वोल्ट आना चाहिए, तो देखो दोनों तीनों को जोड़ दोगे, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है 120 वोल्ट ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो यही हमसे जनरली पूछा भी था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर रुख मोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 कैपेसिटर हैं, ये कनेक्टेड हैं पैरेलल में। अब देखो पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, तो मैं पहले कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। अगर कभी भी दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, ठीक है, तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना होता है बेटा C1+C2 होता है, याद रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ठीक। और सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, सॉरी पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है बेटा, सेम रहती है। क्या रहती है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, क्या रहता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, तो मतलब पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कैपेसिटेंस कितना रहता है, C रहता है, और जो भी चार्ज आता है यहाँ से वो चार्ज डिवाइडेड हो जाता है Q1 और Q2 में, चार्ज डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखते हैं वो, तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है, चार्ज डिवाइड हो जाता है, ध्यान रखना दोनों ब्रांचेस में। अगर 2 ब्रांच हो तो 2 में चार्ज डिवाइड होगा, 3 हो तो 3 में चार्ज डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत। वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है पैरेलल में, ठीक। इसी कंसेप्ट से लेके आगे बढ़ते हैं। इनने कहा कि 3 कैपेसिटर लगाए इन्होंने, बच्चों 3 कैपेसिटर लगाए, और तीनों के तीनों कैपेसिटर्स इन्होंने पैरेलल में लगाए,
पैरेलल में लगाए तीनों कैपेसिटर। कितना था पहला, 2 पिको फेराड। दूसरा कैपेसिटर कितना था, 3 पिको फेराड। और बच्चों तीसरा पिको फेराड कितना था, तीसरा था 4 पिको फेराड। ठीक है, ये इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, पहले तो इसका कैपेसिटेंस पूछ रहा है, कैपेसिटेंस कितना था। तो बच्चों देखो इसको, इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, कैपेसिटेंस होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बेटा 2 + 3 + 4, तो कितना हुआ, 9 पिको फेराड आ गया। कितना आ गया कैपेसिटेंस, 9 पिको फेराड आ गया। अब कह रहा है कि चार्ज बताइए हर एक कैपेसिटर में क्या होगा अगर कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है हमारे पास 100 वोल्ट है। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको एक बी कितने वाली वोल्टेज से, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूँ बेटा, 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों क्या होगा, देखो यहाँ से चार्ज आएगा, वो चार्ज इसमें भी डिवाइड होगा Q1, और इसमें भी चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q2, और इसमें भी चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q3। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ भी 100 रहने वाली है, यहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू 100 रहने वाली है, और यहाँ भी वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट रहने वाली है। क्लियर है। अब आपको पता है कि क्या पूछ रहा है, वो चार्ज पूछा है, तो चार्ज की इजीली निकाल सकते हो। देखो Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू होगी C1 × V1 V। ठीक है, ऐसे ही Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू होगी सर C2 × V। ऐसे ही बेटा Q3 की वैल्यू कितनी होगी वाली, Q3 की वैल्यू होगी C3 × V। तो बेटा देखो C1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2 पिको फेराड। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 100। चार्ज कितना आ जाएगा, 200 पिको कूलम। Q2 की वैल्यू कितनी होने वाली है बेटा, Q2 की वैल्यू होने वाली है C2 × V। C2 की वैल्यू कितनी है, 3। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 100। तो कितना हो गया चार्ज, 300 पिको। Q3 बराबर क्या होगा, C3 की वैल्यू कितनी है, 4। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 100। तो कितना चार्ज हो गया बेटा, 400 पिको कूलम। अब आप क्या देख रहे हैं कि तीनों पे चार्जेस क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, Q1 Q2 Q3। अगर मैं इनको जोड़ दूं तीनों को चार्जेस को, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा देखो Q1, वैसे तो यही पूछ रहा था, मैं तो एक बता रहा हूँ, Q1 + Q2 + Q3। देखो देखो कितना आ गया जोड़ के, 3 और 2, 3 और 2 5 और 4 9, 900 पिको कूलम चार्ज आ गया टोटल। और यही चार्ज हम दूसरे तरीके से निकालते, किससे, Q बराबर होता है C=वोल्टेज। तो बच्चों देखो C= कितना था इसका, C= था 3 और 2 5 और 4 9, 9 पिको फेराड था, इंटू वोल्टेज की वैल्यू 100 थी। बच्चों कितना आ गया, 900 पिको कूलम आ गया चार्ज। तो देखो दोनों पे दोनों तरीके से चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है, 900 पिको कूलम आ रही है। ये तो एडिशनल है बेसिकली, मैं तो बस खाली आपको जो है चार्ज पूछा हर एक कैपेसिटर पे, तो जो वो है वो होगा ये। क्लियर है, वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है पैरेलल में, सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज ए एरिया इतनी, डिस्टेंस बिटवीन देम इतनी। मतलब एयर में रखा है, दो प्लेट्स हैं इनके बीच में एयर भरी हुई है, ये कह रहा है क्वेश्चन। इस प्लेट का एरिया क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और इनके बीच की जो दूरी है बच्चा, वो दूरी दे रखी है कितनी, 3 मिलीमीटर। कितनी दूरी दे रखी है, 3 मिलीमीटर। तो कह रहा है कैपेसिटेंस बताइए, ये तो बहुत सिंपल है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एयर में A∁/D लेते हैं, C0 लिख देते हैं, एयर में हमेशा C0 लिख देते हैं, ये हम एयर में निकाल रहे हैं ना बेसिकली, तो एयर में हम क्या लिखेंगे, C0 लिख देंगे। चलिए ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 × 10⁻³ है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मतलब हो गया 3 × 10⁻³ बेटा। देखिए अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गए, 2 से काट दिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17 बेटा। 17.70 × 10⁻12, इसे हम ये लिख सकते हैं 17.70 पिको फेराड कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हमारा आ गया एयर में। अब कह रहा है अगर इसी कैपेसिटर को वो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कितना आएगा। तो बताओ, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसी क्वेश्चन में इन्हीं दो प्लेट्स को जिनके बीच में एयर भरी हुई है, ठीक है, जिसका कैपेसिटर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अगर हम इसका को जो है 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज सेंड करेगा, जिसकी वजह से ये
जो होगी प्लेट चार्ज होगी। तो जब ये प्लेट चार्ज हो जाएगी तो इस पे जो बनने वाला जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा वो पूछ रहा है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस तो हमने निकाल लिया था ना भाई, कितना आया था कैपेसिटेंस सर, 17.70 पिको फेराड। तो क्यू बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज, क्यू बराबर होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वोल्टेज भी। तो बच्चों सी इक्विवेलेंट कितना होगा 17.70, ठीक है, इंटू वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100, पॉइंट हटा दो यहाँ पे, 2 जीरो लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो ये चार्ज कितना आ जाएगा 1770 पिको कुलाम आ जाएगा चार्ज, ये चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो यही हमसे बेसिकली क्या है, बेसिकली पूछ रहा था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे से चार्ज की वैल्यू पूछी है जो कि कितनी होगी, इतनी होगी। क्लियर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 3 मिलीमीटर माइका शीट इट इंसर्टेड कर दिए जाए बिटवीन द प्लेट्स। ये कह रहा है कि जो पहले एयर थी, ठीक है, अब इन्होंने एयर के स्थान पर एक मीडियम डाल दिया बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में, डिस्टेंस वही है, लेकिन अब जो मीडियम डाला है इनके बीच में वो माइका की शीट डाली है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही थिक मिलीमीटर कितनी है 3 मिलीमीटर की मोटी शीट डाली है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये कह रहा है वोल्टेज अगर रिमेन्स कनेक्टेड रहेंगे तो कौन कौन से पैरामीटर चेंजेस होते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम मीडियम एयर के स्थान पर कोई अलग मीडियम डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उस कैपेसिटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, के टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि ये वोल्टेज है, वोल्टेज तो 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा था आपने, कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, बैटरी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड है। अब जब बैटरी से कंटिन्यूसली कनेक्टेड होगी तो एक बताओ उसकी कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर, कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। के टाइम्स बढ़ जाएगी तो 6 × सी नॉट की वैल्यू एयर में आपने निकाल ली थी, कितनी निकाली थी भैया 17.70 निकाली थी, यही निकाली थी, बताइए कितनी निकाली थी 17.70 पिको फेराड निकाली थी, 17.70 पिको फेराड निकाली थी, ये कैपेसिटी निकाली थी। तो पूरी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 600, ये हो गया 2 4, ये हो गया 7 42 और 4 46, 4 6 कम 6 4 10। ठीक है, तो 1 2 1 106.20 पिको फेराड आ गई कैपेसिटी। ये कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ गया। ठीक है, इतना कैपेसिटेंस बढ़ गया। अब बताओ कैपेसिटी बढ़ने से, वैसे पहले 5 लीटर की टंकी थी, 5 लीटर से अब 10 लीटर की टंकी हो गई और पंप अभी तक कंटिन्यूसली चल रही है। तो यहाँ पर जो चार्ज क्यू चार्ज पहुंचा रही थी, तो यहाँ पर कितना चार्ज पहुंचाएगी, क्यू डैश चार्ज पहुंचाएगी। क्यों, क्योंकि चार्ज बढ़ जाएंगे ना, मतलब पानी ज़्यादा भरेगा ना, 10 लीटर की टंकी में पानी ज़्यादा भरेगा, 5 लीटर की टंकी में पानी कम भर रहा। बात समझो, कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई तो ज़्यादा चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई ना। तो नया चार्ज कितना हुआ बेटा, क्यू डैश बराबर होता है सी इंटू वी, ये तो लिखते हो सी वी। सी क्या होता है, के टाइम्स सी नॉट इंटू वी। तो बेटा के टाइम्स सी नॉट इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्यू नॉट। अरे यही तो लिख सकते हैं क्यू नॉट, बोलो बेटा, यही तो होता है, क्यू डैश बराबर हो गया के टाइम्स क्यू नॉट। अरे चार्ज के टाइम्स बढ़ गया ना यार, चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, के टाइम्स बढ़ गई, बोलो। और एयर में जो चार्ज की वैल्यू दे रखी थी क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है, दे रखी है, नहीं नहीं दे रखी सर, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पर सी इक्विवेलेंट निकाल लिया था और ये निकाला था, ये आया ना चार्ज, ये एयर में चार्ज है बेटा, आपका किस में चार्ज है, एयर में। तो एयर में जो चार्ज है ना, और अगर हम मीडियम डाल देंगे तो उसमें चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी 6 गुना हो जाएगी, किसके 1770 के, इसके 6 गुना बढ़ जाएगी। तो कितना हो गया 0 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 42 और 4 46 और 6 हासिल 4, 6 कम 4 4 10। तो बेटा इतने गुलाम हो जाएगी, पीको गुलाम, इतना चार्ज बढ़ गया तुम्हारा। पहला चार्ज देख लो और अब चार्ज देख लो, अब चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया ना चार्ज। क्यों बढ़ गया, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ गई थी मेरे भाई, इसलिए चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे दो चीज़ चेंज हुई है आपकी, एक तो कैपेसिटर चेंज हुआ, वोल्टेज हमेशा अभी भी इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज की वैल्यू देखें, वो वोल्टेज तो अभी भी 100 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिमेन्स कनेक्टेड है, क्या है, वोल्टेज से रिमेन कनेक्टेड। अगर हमेशा याद रखो कैपेसिटर के कहें कि बैटरी से वो कंटिन्यूसली कनेक्टेड है और दो प्लेट्स के बीच में मीडियम भर दिया जाए, तो वो मीडियम क्या करता है, एक तो कैपेसिटी बढ़ा देता है। जब कैपेसिटी 5 लीटर से मान लो 10 लीटर हो जाएगी, तो पहले 5 लीटर में पानी कम आएगा तो 10 लीटर में पानी ज़्यादा आएगा, पानी आने का मतलब चार्ज ज़्यादा आएगा, तो इसलिए चार्ज कितना ज़्यादा आएगा, वो के टाइम्स ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी के टाइम्स की। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो अब ये कह रहा है कि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तब क्या सिचुएशन बनेगी,
तब क्या सिचुएशन बनेगी जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो, जब हमने मीडियम, अब बैटरी का सेकंड पार्ट देख लो, बी पार्ट, ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए, तो बैटरी डिस्कनेक्टेड करने पे बैटरी अब क्या करेगी, देखो उधर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई बेटा, अब बैटरी कनेक्ट ही नहीं है और इनके बीच में मीडियम भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, कितना है 6 है, ठीक है। और बैटरी हमने अब इससे कनेक्ट की नहीं, तो अब बैटरी जब कनेक्ट नहीं करोगे तो ये बताओ यहाँ पर जो है इसकी कैपेसिटी तो बढ़ेगी, अभी भी कैपेसिटी बढ़ेगी, के टाइम्स हो जाएगी सी नॉट। तो वो कैपेसिटी बढ़ के कितनी आ गई थी भैया, नई कैपेसिटी सी बराबर के सी नॉट लिखा है, तो कैपेसिटी बढ़ गई थी, कितनी बढ़ गई थी कैपेसिटी, 106.20, 106.20 पिको फैराड कैपेसिटी हो गई थी, कैपेसिटी इतनी बढ़ गई थी ना कैपेसिटी, क्लियर है। तो ये मेरी कैपेसिटी बढ़ गई थी हमारी। अब देखो, जब हमारे बीच में अगर देखा जाए जो वोल्टेज है, वोल्टेज तो हम इससे कनेक्ट कर नहीं रहे, वोल्टेज तो हमने इससे हटा दिए, जब वोल्टेज मैंने इससे हटा दिए, जब वोल्टेज मैं इस पर कनेक्ट ही नहीं कर रहा, तो चार्ज की वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ेगा, देखो होगा क्या कि मान लो कैपेसिटी 5 लीटर से 10 लीटर हो गई, लेकिन अब जो तुम पानी जो फेंकते हो, मान लो मोटर है, मोटर बंद कर दी, जब मोटर बंद कर दी कैपेसिटी 5 लीटर से 10 लीटर हो गई, जब मोटर चली नहीं रही तो पानी फेंकेगी नहीं, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना 5 लीटर पे था, भले कैपेसिटी 5 लीटर से 10 लीटर हो गई, तो 5 लीटर का पानी 10 लीटर के पानी में, मतलब जितना 5 लीटर का पानी था उतना ही 10 लीटर के पानी का बराबर होगा, तो चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम होगी। क्यों, क्योंकि हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो बैटरी से हमने कनेक्ट नहीं किया, जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो पानी जाएगा ही नहीं इस पर, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी भैया, सेम ही तो होगी। हाँ, साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया, 5 लीटर से 10 लीटर वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ गई, कैपेसिटी कितनी बढ़ गई, 106.20 हो गई, ठीक है। लेकिन लेकिन जब तुमने मोटर को बंद कर दिया, तो मोटर को बंद कर दिया तो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं, जब पानी टंकी में जाएगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी ना, तो चार्ज की वैल्यू वही होगी जो पहले थी एयर में, कितनी थी चार्ज की वैल्यू बच्चों, एयर में कितनी थी चार्ज की वैल्यू थी 1770 पिको कूलम, कितनी थी बेटा 1770 पिको कूलम थी, वही चार्ज की वैल्यू रही होगी। हाँ, अब क्या होगा, पोटेंशियल पे डिफरेंस आ जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो था नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उसका के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स घटेगा, कितना घटेगा के टाइम्स, तो पहले पोटेंशियल कितना था 100/6, तो कितना आएगा ये बेटे 16.6 वोल्ट आ जाएगा, कितना वोल्टेज आएंगे, इतने वोल्टेज आएंगे, पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है, याद रखना, याद रखना, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल घट जाएगा, यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है, अगर पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल के टाइम्स घटेगा तो कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ेगी, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 12 पिको फैराड का कैपेसिटर है जो 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। देखो हुआ क्या कि जब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी वर्क करना चालू करती है, और वर्क करते करते जो चार्जेस हैं वो यहाँ से उठा करके किधर वाली, इस वाली प्लेट पे फेंकती है, यही तो करता है, बैटरी काम करती है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो कहीं ना कहीं, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है वही दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, तभी तक चार्ज क्या होगा, इस प्लेट के एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें क्वेश्चन में कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 12 पिको फैराड, और बच्चों वोल्टेज की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 वोल्ट, सही है। तो पूछ रहा है कि बताओ कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी स्टोर कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर होगी, तो बच्चों हाफ सी की वैल्यू कितनी है, ये है 12 पिको फैराड, ठीक है, 12 इंटू 10⁻12 कर लो, और वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा 50 वोल्ट, तो 50 इंटू 50 कर दो, ठीक है, तो ये काट दो, 2 छिक्के 12, तो बच्चों कितना आ गया, ये हो गया 6 इंटू 25 इंटू 10⁻10 हो गया, 25 छिक्के कितना हुआ, ये हो गया तुम्हारा 150 इंटू 10⁻10, तो बेटा ये कितना आ गया 15 इंटू 10⁻9 आ गया। ये एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, ये एनर्जी स्टोर होगी किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी 15 इंटू 10⁻9 जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, ध्यान रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
याद रखो इसमें एनर्जी लॉस पूछा है, एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपको पता होगा, वो था हाफ, ठीक है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये था लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। क्या था बेटा? एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आया था। ठीक है, क्लियर है? ये आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, लॉस ऑफ एनर्जी जब पढ़ते हैं, जब आपको पता है कि देखो यहाँ पे समझ लो, पहले इसे भी समझ लो, जो पहले दे रखा है उसको लिख लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये, समझाने के लिए मैं अभी आपको और समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कह रहा है एक कैपेसिटर है जो 200 वोल्ट की कैपेसिटी से कनेक्ट किया गया है, 600 पिको फैराड का कैपेसिटर 200 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। तो बच्चों देखो स्टार्टिंग में C1 की वैल्यू कितनी है, 600 पिको फैराड, और इसे 100 वोल्ट की बैटरी से 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। V1 कितना हो गया, 200 वोल्ट। फिर कह रहा है इसे डिस्कनेक्ट किया गया सप्लाई से, और इसे हमने एक, अब हमने बैटरी हटा दी, जब बैटरी हटा दी तो अब वोल्टेज बैटरी का क्या हुआ, 0। तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस कितना हुआ है अब दोबारा में, 600 पिको फैराड है। तो बताओ कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो अब बताओ, ये सारी डेटा तुम्हारे को पता चल गया कि जब बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया तो वोल्टेज 0 हो गया, और कैपेसिटी उस समय कितनी थी, 600 पिको फैराड कैपेसिटर लगाया था। ठीक है, तो अब बताओ एनर्जी लॉस कितनी होगी। ये फॉर्मूला है हमारे पास, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में लगा दो सारी वैल्यूज, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, वो भी मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बहुत लंबा है, वो जो डेरिवेशन, जिस ये जो फॉर्मूला जिससे ड्राइव हुआ है, एक वो भी मेथड है। ठीक है, वो बेसिक अप्रोच है जो हमारे को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ C1 C2, C1 की वैल्यू कितनी है 600, ठीक है, इंटू C2 की वैल्यू कितनी है बेटा 600, अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है बेटा, हो जाएगी C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दोगे C1 प्लस C2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1200, इंटू V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू कितनी है बच्चा, वो है 200, और V2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितनी आ जाएगी ये, देखो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ा दो पहले, तो 6 दूनी 12, और 2 देखो 2 तिया 6, और यहाँ से फिर से इसे काट दो, ये आ जाएगा 150 इंटू 200 इंटू 200, कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा वैल्यू निकल के जो आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, ये लगभग लगभग कितनी आएगी, ये देख लेते लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो कितना हो गया ये, 2 2 जा 4, और 15 चौका कितना हो गया 60, ठीक है, इंटू 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 का 5। क्लियर है? तो ये जो एनर्जी आएगी ये आएगी कितनी, 6 इंटू 10 का 6, कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10 की पावर 6, हमारे पास आ जाएगी कितने जूल आएगी, कितनी आ जाएगी लॉस ऑफ एनर्जी 6 इंटू 10 का 6 जूल आ जाएगी, है ना। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पीको भी तो था 10⁻12, आप ये देखो ना, अरे यहाँ पर 600 पिको फेराड भी तो था, तो 6 10⁻12 भी तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, 6 इंटू 10⁻6 बचेगा। सर ये नहीं समझ में आया, सर ये कैसे किया। अच्छा, आपको ये समझ में नहीं आया तो ऐसा करो सिंपली, यहाँ पे जो C1 C2 की वैल्यू रखी है पिको फेराड में थी ना, पिको फेराड का मतलब क्या होता है 10⁻12 10⁻12, तो ये बताओ 10⁻12 इंटू 10⁻12 करोगे तो कितना आएगा 10⁻12 इंटू 10⁻12। ठीक है, ये तो करोगे बच्चों। अच्छा, ये 600 इंटू 600 जोड़ोगे तो 1200 हो जाएगा, इंटू 10⁻12 करोगे क्योंकि वो भी पिको फेराड में था। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो एक 10⁻12 तो बचा ना, तो एक 10⁻12 बचा ना, एक 10⁻12 बचा ना, कितना आ गया 6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया। कितना आ गया ये 6 इंटू 10⁻6। अरे C1 C2 होता है ना बेटा, C1 इंटू C2 करोगे तो C1 की वैल्यू 600 इंटू 10⁻12 करोगे, 600 इंटू 10⁻12 करोगे क्योंकि पिको में है ना, पिको है तो फेराड में बदलना पड़ेगा। ऐसे नीचे 1200 इंटू क्या करना पड़ेगा 600 प्लस 600 1200 इंटू 10⁻12 करना पड़ेगा। नीचे वाले 10⁻12 से ऊपर वाला 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर से, खाली 10⁻12 बचेगा हमारे न्यूमिनेटर में, तो ये आ जाएगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बेटा? एक मेथड और है, कन्वेंशनल मेथड है, बड़ा मेथड है। ठीक है, इस मेथड से भी आप अपनी अप्रोच को बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ये मेथड है समझने वाला। ठीक है, कि पहला कैपेसिटर था, ठीक, जिसको मैंने किससे कनेक्ट किया, 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। देखो ध्यान से सुनो, 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्टिंग में वोल्टेज दे रखे थे V1, और कैपेसिटेंस इसका दे रखा था कितना बेटा 600 पिको फेराड। क्लियर है? ठीक,
और दूसरा कैपेसिटर था, ठीक है, वो अनचार्ज था, वो मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं था, ठीक है, अनचार्ज था। तो ये 600 पिको फेराड का कैपेसिटर था। इसके वोल्टेज कितने थे बच्चा? V2 बराबर 0 थे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर नहीं। तो यहाँ पर जो चार्ज रहा होगा, स्टार्टिंग में जो चार्ज रहा होगा, Q1 बराबर होगा C1 इंटू वी, ठीक है, C1 इंटू वी, ये चार्ज रहा होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं दिक्कत। यहाँ चार्ज कितना रहा होगा था? Q2 बराबर C2 इंटू वी, यहाँ चार्ज रहा होगा 0। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो देखो, जाहिर सी बात है, इस पर चार्ज ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हुआ। अब हम जब इसको, ये कह रहा है ये कनेक्ट कर दिया गया एक दूसरे के साथ, जब आप इसको शुरुआत में, इनिशियली सिचुएशन तो ये थी, आपके पास, ठीक है, कि पहला कैपेसिटर तो 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैटरी वर्क करेगी और कहीं ना कहीं इस प्लेट को चार्ज कर देगी, ठीक है। जैसे पहली वाली टंकी है, मान लो टंकी है कोई, उसको पहले मोटर से कनेक्ट कर दिया, पानी उसमें भर गया, कितना भर गया भाई? Q1 बराबर C1 V1 भर गया इतना पानी, ठीक है। दूसरी कैपेसिटी 600 पिको फैराड थी, दूसरी टंकी बिल्कुल खाली है। ऐसे समझो ना, एक टंकी है जो हमने बैटरी से पंप मोटर से भर दी पूरी टंकी को, ठीक है, ये टंकी है, इसे भर दिया, इस पर चार्ज कितना आ गया? Q1। और दूसरी टंकी गया है, खाली है बिल्कुल, इस पर चार्ज कितना है? Q2 बराबर 0 है। ये मान लो, ऐसे मानो, इसकी कैपेसिटी भी उतनी है, इसकी कैपेसिटी भी उतनी है, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी 600 दे रखी है ना। तो ये भी अगर 5 लीटर की टंकी है, या ये मान लो ये 1000 लीटर की टंकी है, और ये भी 1000 लीटर की टंकी है, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, तो दोनों ही क्या है, टंकी 1000 लीटर की है। ये टंकी भर दी क्योंकि हमने इसे जो है मोटर चलाई तो पानी भैया भर दिया टंकी में। या मोटर चलाई नहीं है, इसलिए मोटर नहीं चलाई, तो V2 बराबर 0 हो गया भैया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब इसको बाद में कनेक्ट कर दिया गया एक दूसरे के साथ, इसको, तो एक बार बताओ, जब इसको इससे कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब इसको कनेक्ट करोगे, दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दोगे, तो याद रखो कि जब मैं इसको इससे जोड़ दूंगा, तो ये पानी यहाँ से चले के यहाँ आएगा, तो पानी यहाँ पे जब तक चलेगा, तब तक फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल का लेवल सेम ना हो जाए। बोलो होगा या नहीं होगा? तो बेटा बताओ, यहाँ पर जो चार्ज होगा और यहाँ जो चार्ज होगा, भाई यहाँ से निकल के जाएगी एनर्जी, यहाँ से निकल के जाएंगे चार्जेस इस वाली प्लेट पे। तो ये वाला कैपेसिटर कितना था? 600 पिको फेराड का, ठीक है, ये भी कैपेसिटर 600 पिको फेराड का था। लेकिन जो चार्ज इस वाले का, इस पे चार्ज था, इस पे चार्ज नहीं था, ये अनचार्ज था। तो चार्ज जब तक बहेगा, जब तक कि क्या होगा, इससे चार्ज धीरे धीरे कम होगा, इस पर चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, जब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, या पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यही तो बोलते हो बिल्कुल सब। तो अब नया चार्ज कितना हुआ यहाँ पे? Q1 डैश, और बच्चा नया चार्ज कितना हुआ यहाँ पे? Q2 डैश हो जाएगा। तो शुरुआत में अगर आप देखें, यहाँ पे Q1 डैश लिख दिया, Q2 डैश लिख दिया, तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना था? इनिशियली था Q1 प्लस Q2, यही तो था। बोलो, Q1 कितना था? C1 V1, और Q2 कितना था? 0। क्लियर है? फाइनली यहाँ पर जो टोटल चार्ज रहा होगा वो रहा होगा सर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 डैश कितना होगा? C1V प्लस Q2 डैश कितना रहा होगा? C2V। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यही तो रहा होगा चार्ज। बिल्कुल सर, यही रहा होगा चार्ज। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, दोनों को इक्वेट कर देंगे अगर हम, Q बराबर Q डैश से, तो देखो क्या आ जाएगा? C1V1 प्लस 0 बराबर C1V प्लस C2V। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, किसकी? V की वैल्यू। V देखो, C1V1 है ये, ठीक है सर, V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 हो गया। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? C1V1 अपॉन C1 प्लस C2, यही तो होगा कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चलो C1 की वैल्यू डाल दो। अब C1 की वैल्यू कितनी थी सर? 900, ये तो थी 900। अरे बोलो, वो 600, सॉरी 600 थी। कितनी थी? 600 थी हमारे पास। C1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 600, ठीक है, इनटू, कभी भी याद रखो पिको फेराड हो तो 10⁻12 बदल दिया करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। कितने वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया था शुरुआत में से? 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट लिख दो भैया, अपॉन C1 प्लस C2। C1 भी 600 है, C2 भी 600 है, 600 600 कितना हो गया? 1200। पिको है तो 10⁻12 डाल दो, इससे कैंसिल आउट कर दो, हटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से 2, 6 दूनी 12, 2 से ये काट दो, 100 वाट। तो नया वोल्टेज कितना आ गया आपके पास? कॉमन पोटेंशियल 100 वोल्ट आ गया।
ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, 100 वोल्ट आ गया। तो चार्ज जब तक बहेगा बेटा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल का लेवल सेम ना हो जाए, और कितना ना हो जाए, 100 वोल्ट ना हो जाए। सही है, क्लियर। अब कह रहा है एनर्जी का लॉस कितना हुआ हुआ, देखो सुनो, शुरुआत में जो टोटल एनर्जी रही होगी तुम्हारे पास, देखो हमेशा याद रखो, शुरुआत में टोटल एनर्जी जब रही होगी, एनर्जी का लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि जब ये वाला कैपेसिटर को जब इस वाले कैपेसिटर से साथ कनेक्ट किया, तो इसका चार्ज, इस पर चार्ज क्या था, ज़्यादा था, और इस पर चार्ज जीरो था। तो चार्ज जो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में बहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सही बात है। तो उस दौरान ये जो चार्ज है जो फ्लो हुआ है, किसी तार के थ्रू ही तो फ्लो होगा, क्योंकि दोनों को एक तार से जोड़ा गया है। इस तार का कुछ ना कुछ मटेरियल होगा, उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं जब करंट तार में चार्ज चलते हैं उसी को करंट बोलते हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की वजह से कहीं ना कहीं ही हमारी एनर्जी लॉस होगी। वो कितनी एनर्जी लॉस होगी वो बताओ। तो शुरुआत में एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी कितनी थी, इनिशियली एनर्जी कितनी थी, वो थी सर हाफ C1 V1 स्क्वायर टोटल एनर्जी, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यही तो थी। लेकिन ये कितना हो गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी, प्लस जीरो हो जाएगी, क्योंकि V2 तो जीरो है। अरे V2 तो जीरो है ना, V2 तो जीरो है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी। अच्छा, इस बार कितनी हो गई होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यही तो होगी फाइनल। बिल्कुल सर, यही होगी। तो बताओ एनर्जी का लॉस कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी कितनी होगी बेटा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ C1 V1 स्क्वायर होगी। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यही तो होगी बेटा। बिल्कुल सर। बच्चों देखो, हाफ C1 की वैल्यू कितनी थी सर, C1 की वैल्यू थी 600, 600 इंटू 10⁻12 करो। वोल्टेज कितने थे शुरुआत में, बोलो, V1 कितने थे, 200 वोल्ट, तो 200 इंटू 200 करो। ठीक है, अब माइनस करो। अब देखो हाफ C1 और हाफ C2, C2 C1 के बराबर ही तो है, C2 C1 के बराबर ही तो है। तो 2 टाइम्स 1/2 इंटू C1 इंटू V स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, C1 C2 के बराबर ही तो भाई, 600 600 ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। 2 से 2 कट गया, हटाओ इसे, तो ये काटो, 2 3 6, ये हो गया 300। ठीक है, तो ये हो गया 3 2 6, 6 2 12 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 10⁻6 माइनस C1 की वैल्यू कितनी थी सर, 600, पीको थी तो 10⁻12 कर दो। वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई थी भैया, 100 हो गई थी ना, कॉमन पोटेंशियल अभी निकाला है, 100 निकाला है, सही है। तो बच्चों कितना आ गया ये, 12 इंटू 10⁻6 माइनस 6 इंटू 10 के बराबर -6 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया ये, 6 इंटू 10⁻6 आ गया। बोलो इतना आया नहीं आया। ये दूसरी अप्रोच है, ध्यान रखना, ये सेकंड अप्रोच है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने आपको कराया। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, उन सारे एग्जाम्पल्स को एक तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए इसी तरीके के क्वेश्चंस को जानने के लिए, बहुत ही मजा आया होगा आई होप। ठीक है, और भी क्वेश्चन अच्छे तरीके के कराऊंगा, अब मैं आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, PYQ भी कराऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, बट आप मेरे से कनेक्ट रहिए। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए मुझसे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।